नमस्कार, आर के ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुलदीप वर्मा आपकी नई वीडियो लेकर आया हूं हिंदी क्लासेस में। और आज की वीडियो रहेगी सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के लिए। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के लिए हमारा वीडियो है आज का। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आज की क्लास में हम आपको सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में और क्रिया के बारे में पढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हम आपको शब्द और संज्ञा के बारे में बता चुके हैं पूरा। तो सबसे पहला टॉपिक है, देर ना करते हुए सभी बच्चे, जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे क्लास में, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो हमारा वीडियो और हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाते रहें, ताकि आने वाले जो नए वीडियोस हैं आपको जल्दी प्रोवाइड हो सके। चलिए, टॉपिक का नाम है बेटा सर्वनाम। सर्वनाम में हम समझेंगे कि वे विकारी शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं। अर्थात विकारी शब्द, सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकार का अर्थ होता है बेटा परिवर्तन, मतलब ये शब्द ऐसा है जिसमें परिवर्तन हो सकता है। लिंग वचन कारक प्रत्यय उपसर्ग के अनुसार जिसमें परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द है। तो ऐसा विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब वो शब्द ऐसा है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ विशेषताएं हैं सर्वनाम की। भाषागत प्रश्न बन सकता है यहां से। सर्वनाम की विशेषताएं, सर्वनाम की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता यह है सर्वनाम संज्ञा की आवृत्ति को रोकने का कार्य करता है। संज्ञा की आवृत्ति, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। संज्ञा की आवृत्ति को रोकने का कार्य करता है सर्वनाम। कैसे? बचपन में कई बार आपने 10 लाइन, 10 पंक्तियां या किसी से कुछ पूछे तो आप उसके बारे में ऐसे बताते थे, जैसे महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन चलाया था। तो बार बार जो शब्द आप महात्मा गांधी का लेते हैं, यहाँ है कोई भी मतलब एग्जाम्पल ले सकते हैं, महात्मा गांधी नहीं और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जो शब्द आ रहा है, बार बार संज्ञा शब्द आ रहा है, उसको रोकने का काम क्या करता है? सर्वनाम करता है। जैसे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम 2 अक्टूबर 1869, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी और इनका जन्म। अब उस शब्द के स्थान पर आपने क्या लगाया है? इनका शब्द लगाया है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इन्होंने चंपारण आंदोलन चलाया था। वे साउथ अफ्रीका गए थे। कई प्रकार के आप सर्वनामों का प्रयोग कर देते हैं। सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है? संज्ञा की आवृत्ति को रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वनाम का लिंग निर्धारण नहीं होता है। सर्वनाम का लिंग निर्धारण नहीं होता है। अर्थात यूं कह सकते हैं, जो सर्वनाम होता है इसके लिंग का निर्धारण नहीं होता है। कह सकते हैं जैसे कि 2 शब्द लिखे हैं हमने, 2 सर्वनाम शब्द लिखे हैं, वह और वह, दोनों बार वही लिखा है मैंने। आप इस दोनों एग्जाम्पल में से आप नहीं बता सकते कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। यही रीजन है कि इसके लिंग का निर्धारण नहीं हो सकता है, नहीं होता है। हो सकता है, होता नहीं है। इसके लिंग का निर्धारण क्रिया के माध्यम से होता है। जैसे कि वह खाता है, क्रिया लगाया हमने तो आपको पता चल गया है पुल्लिंग है। वह खाती है तो क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग है। तो ये स्त्रीलिंग हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। तो किसके माध्यम से? सर्वनाम के लिंग का निर्धारण सर्वनाम के लिंग का निर्धारण क्रिया के माध्यम से होता है।
क्रिया के माध्यम से होता है। मतलब अगर क्रिया लगा दो सर्वनाम शब्द के साथ में तो उसके लिंग का निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मूल सर्वनाम शब्दों में कारक या परसर्ग जोड़ने से यौगिक सर्वनाम का निर्माण होता है। क्या दिखा कि जो मूल सर्वनाम है इन शब्दों में अगर हम कारक या परसर्ग जोड़ दें, कर्ता ने, कर्म को, करण से ने के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदांश से अलग होना, संबंध काकी के, अधिकरण में, पे पर, संबोधन हे वो अरे, अगर हम सर्वनाम में कारक परसर्ग जोड़ दें तो यौगिक सर्वनाम का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कौन कौन से कारक जोड़े जाते हैं सर्वनाम में। तो सर्वनाम में 7 कारकों का प्रयोग होता है। नोट है, संबोधन को छोड़कर। संबोधन को छोड़कर 7 कारकों का प्रयोग होता है सर्वनाम के साथ में। क्योंकि जब हम संबोधन का प्रयोग करेंगे तो केवल संज्ञा के साथ ही करेंगे। हे रमेश, अरे रमेश, ओ मोहित, कई प्रकार के आप कोई भी संज्ञा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूल सर्वनामों की संख्या। मूल सर्वनामों की संख्या और प्रकार। 2 क्वेश्चन कई बार, संख्या की बात करें तो बेटा 11, ये 2 क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। और प्रकार की बात करें तो मूल सर्वनामों के प्रकार जो है वो 6 हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। चलते हैं आगे। यौगिक सर्वनामों की संख्या निश्चित नहीं होती है। देखो कैसे, जैसे हमने लिया एक सर्वनाम लिया मैं, हमने आपको बताया था कि जब मूल सर्वनाम में हम कोई कारक या परसर्ग जोड़ते हैं तो हमने पहला कारक कर्ता कारक जोड़ दिया, मैं ने, तो क्या बन गया, मैं ने। ये जो शब्द बना है बेटा ये मूल सर्वनाम नहीं बल्कि यौगिक सर्वनाम है। ये यौगिक सर्वनाम है। हमने शब्द लिया बेटा तुम और चिन्ह लिया हमने पर, तो क्या हो गया, तुम पर। यह यौगिक सर्वनाम की कैटेगरी में जाएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं प्रकार की। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं और पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति का बोध कराएं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। ये 3 भेद में बांटे जाते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है प्रथम पुरुष। इसे कहा जाता है उत्तम को वक्ता। उत्तम वो होता है जो अपनी बात को रखता है, इसलिए इसको वक्ता कहते हैं। मध्यम वह होता है जो अपनी किसी की बात को सुनता है, तो इसे कहेंगे श्रोता। और प्रथम वो होता है, इसे अन्य भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जब वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर के किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करें तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से अन्य पुरुष, जब वक्ता एवं श्रोता दोनों मिलकर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करें। ये इसे अन्य पुरुष कहते हैं। वक्ता जैसे कि मैं, यह इसका बहुवचन हम, मध्यम में तुम या आप सम्मानजनक शब्द हो जाता है, और अन्य पुरुष में वह और यह, ये शब्द हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वक्ता, श्रोता,
और अन, ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब पूछा जा सकता है आपसे तुम किस प्रकार का सर्वनाम है, तो तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है और इसके अंदर ही पूछे उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, तो आपके सामने पता है कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम बेसर्वनाम शब्द जिनसे किसी संज्ञा के निश्चय होने का बोध हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो यहां पर यह और वह अन्य पुरुष में काम कर रहे थे, यहां पर यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम में काम करेंगे। देखो कैसे, यहां पर यह और वह की बात वक्ता के द्वारा श्रोता से कही जाती है, लेकिन यहां पर यह और वह से ही, यह और वह से ही किसी व्यक्ति या वस्तु या संज्ञा के निश्चय होने का बोध कराया जाता है। जैसे कि यह एक किताब है, यह एक किताब है, तो यह शब्द से किताब का होना पाया गया, यह निश्चित किया गया। दूसरा है वह एक कार है, तो ये वह एक कार है, तो वह शब्द से कार का होना निश्चय पाया गया। पास के लिए हम यह का प्रयोग करते हैं और दूर के लिए हम वह का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन यह और वह से आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है यह का बहुवचन होता है ये और वह का बहुवचन होता है वे, ये। नेक्स्ट चलते हैं, निश्चय के बाद आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बेसर्वनाम शब्द, वही सेम डेफिनेशन होगी, बे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी संज्ञा के निश्चय होने का बोध ना हो। जैसे पानी में कुछ गिर गया है, कुछ का मतलब है अनिश्चय है, ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। हम अगर आपसे ये पूछते पानी में क्या गिर गया है, तो ये प्रश्न है, हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं यहां पर, नहीं आप कुछ को प्रश्नवाचक समझ लें। दरवाजे पर कोई आया है, यहां पर जो कोई शब्द लगा है ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है। अगर मैं ऐसे पूछता दरवाजे पर कौन आ रहा है, तो आप बताते कि दरवाजे पर रोहन आ रहा है, तो हमें ये पता है कोई ना कोई तो आया है, पर अनिश्चित है, पता नहीं कौन है, संज्ञा अनिश्चित है, व्यक्ति है, जानवर है, क्या है नहीं पता है हमें। लेकिन हाँ दरवाजे पर कोई आया है या दरवाजे पर कोई है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, ये शब्द कैसे हो जाएंगे आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो दो सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, कोई और कुछ, आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न सूचक सर्वनाम। प्रश्न सूचक सर्वनाम बेसर्वनाम शब्द जिनसे बेसर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए। बात समझ में आ रही है कि बेसर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए, मतलब ये सर्वनाम शब्द जो ऐसे होते हैं प्रश्न पूछते हैं। और ध्यान रखना कि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर आते हैं।
संज्ञा के स्थान पर, जैसे कि क्या, कौन। अब सर्वनाम शब्द तो भैया और भी हो सकते हैं, मूल यही है क्या और कौन। मूल सर्वनाम शब्द क्या और कौन ही है, लेकिन और भी हो सकते हैं कहां से भी आपका मतलब सर्वनाम संज्ञा का ही पता चले। जैसे कि तुम कहां रहते हो, तो कहां शब्द से आप किसी स्थान का ही नाम बताओगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है वो, लेकिन कहां आपका मूल सर्वनाम नहीं है। मूल सर्वनाम जो संख्या हमने 11 बताई थी कि मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है और प्रकार 6 होते हैं। ये प्रकार हैं और ये संख्या है, तो संख्या 11 होती है, तो क्या और कौन इस संख्या में शामिल है। ठीक है, तो आगे चलते, जैसे कि हम आपसे प्रश्न पूछे आपने क्या खाया है। अब ये भैया ये प्रश्न है, अब इसका आप आंसर देंगे। आपने क्या खाया तो आप अपना बताएंगे कि मैंने खाना खाया है, मैंने टमाटर खाया है, कोई भी चीज बता सकते हैं। कौन है, आप कौन है, आप कौन है, तो आप अपने बारे में बताएंगे आप कौन है। तो ये क्या है, जब आप कुछ बताएंगे तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, और प्रश्न पूछा जा रहा है तो कौन सा सर्वनाम हो गया, प्रश्न सूचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भाषागत प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखना। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम के बारे में बात करें कि वे सर्वनाम शब्द जिससे व्यक्ति स्वयं का बोध कराए, वे सर्वनाम शब्द जिससे व्यक्ति के स्वयं का बोध हो। जैसे कि आप मूल सर्वनाम शब्द है निजवाचक सर्वनाम को लेकर के, लेकिन इसके एवज में स्वतः, स्वयं, खुद, अपने आप आदि, ये आपके क्या हो जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, ये क्या है, आपका निजवाचक सर्वनाम। वह आप खा लेगा, इसका मतलब है वह स्वयं खा लेगा, वह आप खा लेगा, आपका मतलब अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, इसका मतलब वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी एक संज्ञा का संबंध, एक क्रिया का संबंध दूसरी संज्ञा से, क्रिया से, अन्य शब्दों से दर्शाया जाए, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो करोगे सो भरोगे, जो मतलब जिसका संबंध करने से है उसी का संबंध भरने से है, तो करने का संबंध भरने से है। अगर यहां पर देखें, जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे। अगर जो की जगह हम कहें आलू बोओगे, आलू संज्ञा शब्द है, तो यहां उसका ही संबंध काटने से, तो आलू यहां भी आएगा। ठीक है, तो आलू ही काटोगे, तो जो के स्थान पर संज्ञा शब्द है, तो जो क्या हो गया, आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से हमने आपको 6 प्रकार बता दिए और 11 सर्वनाम बता चुके हैं। ठीक है, सर्वनाम का टॉपिक आपका समाप्त हो गया, इससे ज्यादा सर्वनाम में नहीं आता है कुछ भी। नेक्स्ट चलते हैं विशेषण की तरफ। टॉपिक का नाम है विशेषण। मैराथन क्लास चल रही है, 3 टॉपिक खत्म करने हैं। विशेषण देखा जाए, विशेषण की परिभाषा किसी भी शायद एग्जाम में नहीं आती है, हाँ भाषागत बन सकती है। वह विकारी शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मूल प्रकार से कह सकते हैं संज्ञा। तो
वे विकारी शब्द या वह विकारी शब्द जिसके माध्यम से हम किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। क्या समझे? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करना क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है वो विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, सॉरी विशेषण के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि विशेषण क्या है। कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को तो ये प्रकट करता है, लेकिन करता कैसे है? जैसे कि यह अच्छा लड़का है, लड़का की विशेषता क्या है? वो अच्छा है। तो इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। दूसरी बात, विशेषण के अंग की बात करें, विशेषण के अंग, तो विशेषण के अंग है बेटा 3। खुद एक विशेषण पहले, दूसरा विशेष, तीसरा प्राविशेषण। विशेषण, विशेष और प्राविशेषण। विशेषण क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें, क्या कहलाएगा? विशेषण। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, मतलब जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? विशेष। जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट करे, वो क्या कहलाता है? प्राविशेषण कहलाता है। जैसे कि उदाहरण है, राम अत्यंत क्रूर है। राम अत्यंत क्रूर है, तो यहां पर विशेषता किसकी बताई जा रही है? राम की। किसके माध्यम से बताई जा रही है? क्रूर होने की विशेषता है। क्रूर, कितना क्रूर है? अत्यंत। तो राम क्या हो गया आपका? विशेष, क्योंकि इसकी ही विशेषता बताई जा रही है। किस शब्द से? ये विशेषण हो गया, क्योंकि राम की विशेषता क्या है? वो कैसा है? क्रूर है। और कितना क्रूर है? अत्यंत है, तो ये प्राविशेषण हो गया। ये समझ। दूसरा एग्जाम्पल यहां लिख दे रहे हैं हम आपके सामने, वह है अत्यंत सुंदर स्त्री है। वह अत्यंत सुंदर स्त्री है, तो स्त्री की विशेषता बताई जा रही है, तो स्त्री क्या हो जाएगी? विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जिस शब्द से बताई जाए वो होता है विशेषण, और जो शब्द विशेष, सुंदर में और भी सुंदर, कितनी सुंदर? अत्यंत सुंदर, तो अत्यंत क्या हो जाएगा आपके लिए? प्राविशेषण। जैसे कि हम आपको बताएं प्राविशेषण क्या होता है। जैसे अभी लड़कों से कहा जाए भाई रंग बताएं, आप कौन कौन रंग जानते हैं? तो ज्यादातर हरा, नीला, पीला, लाल, सफेद, काला, 6 महत्वपूर्ण रंग बता देंगे, या और भी थोड़ा सा गुलाबी, नारंगी, बैगनी, ये बता सकते हैं। लेकिन यही बात अगर किसी लड़की से पूछा जाए बेटा रंग बताइए आप, तो वो रंग काफ़ी बता देंगे। हल्का नीला, हल्का पीला, हल्का गुलाबी, डार्क गुलाबी, ज़्यादा गुलाबी, हल्का आसमानी, हल्का सफ़ेद, क्रीम कलर, हल्का क्रीम कलर, पीला कलर, हल्का पीला कलर। तो जो हल्का या ज़्यादा या कम शब्द लगा रहे हैं आप, वही आपके लिए क्या हो जाता है? प्राविशेषण हो जाता है। भाई शर्ट सफ़ेद है, तो शर्ट की विशेषता है वो सफ़ेद है, लेकिन सफ़ेद में भी एक विशेषता निकाल दो, क्रीम कलर सफ़ेद, डार्क सफ़ेद, भक्क सफ़ेद, कम सफ़ेद, तो ये शब्द क्या लग जाते हैं? ये रंग की, उस रंग सफ़ेद की भी विशेषता को प्रकट कर देते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? हम प्राविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं,
चलते हैं विशेषण की प्रकार की तरफ। प्रकार है, पहला है गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जिससे किसी व्यक्ति के रूप, रंग, आकार, दशा, अवस्था, स्वभाव या गुण, कौन कौन सी चीजें समझना है? रूप, रंग, आकार, दशा, अवस्था, स्वभाव, गुण आदि का बोध हो। मतलब जिस शब्द से रूप, रंग, आकार, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध हो, क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होते हैं। कश्मीरी सेव, सेव की विशेषता है वो कश्मीरी है, तो स्थानवाचक विशेषण। स्थानवाचक या नाम बोधक विशेषण भी कहते हैं इसको, नाम बोधक विशेषण। सेव की और विशेषता वो कैसे हैं? लाल है। रंग बोधक विशेषण। सिंदूरी लाल, प्राविशेषण। इस चीज को समझना है। कश्मीरी स्थानवाचक विशेषण, सेव की विशेषता है वो कश्मीरी है, स्थानवाचक विशेषण। सेव की विशेषता और है, लाल है, रंग बोधक विशेषण। कितने लाल है? सिंदूरी लाल है, प्राविशेषण। ये प्राविशेषण। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे जयपुरी जूतियां अत्यंत सुंदर लगती हैं, अत्यंत सुंदर। जूतियों की विशेषता है वो सुंदर है, और कहां की है? जयपुर की। तो जयपुर हो गया स्थानवाचक विशेषण या नामबोधक विशेषण। और कितनी सुंदर है? अत्यंत सुंदर। अत्यंत हो गया प्राविशेषण, सुंदर हो गया विशेषण। आगे चलते हैं। दूसरा है संख्या बोधक विशेषण। संख्या बोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्या बोधक विशेषण बेटा दो प्रकार के, एक है निश्चित, अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित मतलब क्या है? जिस चीज से निश्चित संख्या का बोध हो, जिससे अनिश्चित संख्या का बोध हो। जैसे कि 1, 2, 5, 7, 8 प्रत्येक, ये निश्चित की बोध आती है। अनिश्चित कई, ज्यादा, बहुत, कम, कई सारे, लगभग, ये अनिश्चित की बात हो जाती है। थोड़ा बहुत ये निश्चित में चला जाता है। अब चलते हैं निश्चितवाचक क्रिया जो विशेषण है वो 5 प्रकार के होते हैं बेटा। 5 प्रकार में देखेंगे, 2, 3, 4, 5। पहला है गणना बोधक, 1, 2, 3 आगे भी, ठीक है। इसके बाद है क्रम बोधक। क्रम बोधक में समझते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 50वां, 141वां, 148वां, ये क्रम को दर्शाएगा। इसके बाद है आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक की बात करें, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना, ये आवृत्ति को दर्शाता है। 2 गुना, 3 गुना, 8 गुना आदि। इसके बाद आता है समुदाय बोधक। समुदाय बोधक की बात करें, 8, 5, 7, 6, 10, 8, 7, 5 आदि। इसके बाद आता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक की बात करें तो हर एक, प्रत्येक, एक एक आदि। तो ये जो तुम्हारे सामने 5 प्रकार लगे निश्चित में चले जाते हैं। 8 भाई उपस्थित हुए, 7 बहनें उपस्थित थीं, 4 पहर
आठों पहर, ये दो पहर, ये किस में जाएगा? समुदाय में जाएगा। दो गुना, मुझसे तुमसे मेरे पास दुगना धन है, तुमसे दुगना धन मेरे पास है, ये इस टाइप से। तीन गुना, क्रमबोधक, रोहन का स्थान प्रथम है, कक्षा में 3 विद्यार्थी बैठे हैं, ये गणना बोधक में चला जाएगा। अनिश्चित में कम, ज्यादा, बहुत, अधिक, लगभग, अनंत, ये किस में चले जाएंगे? अनिश्चित में चले जाएंगे। आगे चले, करोड़ों, सैकड़ों, लाखों, इसमें भी जाएंगे। करोड़ों, सैकड़ों, लाखों, अरबों, खरबों, ये सही में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। परिमाण बोधक विशेषण, इसको करते जाना। परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण क्या है? वह विशेषण शब्द जिसके माध्यम से किसी पदार्थ की मात्रा, नापतोल का बोध हो जाए। पदार्थ की मात्रा का मापतोल, मात्रा का बोध हो जाए, उसे हम कहते हैं परिमाण बोधक। ये भी बेटा निश्चित और अनिश्चित होता है, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या जाएगा? निश्चित का मतलब होता है बेटा, जैसे कि हमने आपसे कहा 5 लीटर दूध, तो बेटा ये 5 लीटर दूध है ना, ये निश्चित है। और हम आपसे कहें बेटा थोड़ा दूध, ये अनिश्चित है, पता नहीं कितना थोड़ा। हम आपसे कहें 1 गिलास पानी, 5 लीटर दूध, यानी ये निश्चित है। 1 गिलास पानी, ये भी क्या है? निश्चित है। हम आपसे कहें थोड़ा पानी, पता नहीं कितना, ज्यादा पानी, कम पानी, ये पता नहीं कितना। तो 1 गिलास दूध का मतलब यहां समझना है कि जैसे ये गिलास है, जितनी गिलास की धारता होगी, गिलास की धारता उतना पानी, मतलब जो धारता उसकी निश्चित है ना, तो उतना ही उसमें पानी आएगा, तो वो निश्चित हो जाती है। और अनिश्चित में थोड़ा पानी, पता नहीं गिलास में कितना मांग रहे हो। अगर हम यही कहें 1 बोतल पानी, तो ये भी निश्चित है। 1 चुल्लू भर पानी, तब भी निश्चित है। मतलब भर शब्द अगर लगता है, ग्लास भर, चुल्लू भर, डब्बा भर, डिबिया भर, बोरा भर, ये सब क्या है? निश्चित में चले जाते हैं। और अनिश्चित में थोड़ा बहुत, कम, ज्यादा, ये अनिश्चित में चले जाते हैं। 4 गज मलमल, कई बार टेट में, सुपर टेट में क्वेश्चन आ चुका है ये। सुपर टेट में एक बार क्वेश्चन आया था, ये टेट में तो 2-3 बार हो चुका है। 4 गज मलमल, तो जो कपड़ा है मलमल का, उसकी मात्रा या उसका नापतोल निश्चित है, 4 गज है वो, तो वो किस स्लाइड में चला जाएगा? आपका परिमाण बोधक विशेषण में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सार्वनामिक विशेषण की तरफ। सार्वनामिक विशेषण क्या है? देखो, सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो सर्वनाम धन एक, सार्वनामिक प्रत्यय जुड़ा है, इसमें एक प्रत्यय जुड़ा है, तो मतलब यह है कि वह विशेषण शब्द जो सर्वनाम की तरह हो, या ऐसे कह सकते हैं बेसर्वनाम शब्द जो विशेषण का कार्य करें। बेसर्वनाम शब्द जो विशेषण का कार्य करें, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। किसका कार्य करें? विशेषण का कार्य करें। जैसे कि वह लड़का मेरा मित्र है, तो लड़का को हम निश्चित किया हुआ है, तो वह शब्द क्या हो गया? विशेषण। केवल वह है, 4-5 लड़के खड़े हैं, 10-12 लड़के खड़े हैं, तो मैंने केवल एक बच्चे को या एक लड़के को मैंने निश्चित किया कि केवल वह लड़का, तो लड़के की विशेषता केवल वह है, तो ये सर्वनाम है और ये विशेषण का भी काम कर रहा है। तो कौन सा हो गया सर्वनाम? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब मित्र संज्ञा है, तो मेरा मित्र है, सार्वनामिक विशेषण के अंदर आता है संबंधवाचक विशेषण, तो ये संबंध को दर्शाएगा, संबंधवाचक विशेषण को दर्शाएगा। जैसे अगला है
कुछ लड़के सड़क पर दौड़ रहे थे। कुछ लड़के, लड़कों की संख्या निश्चित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सर्वनाम शब्द है। कुछ, हमने आपको बताया था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो सर्वनाम है और विशेषता बता रहा है, लड़कों की विशेषता है कुछ संख्या में, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं विशेषण की अवस्था की। ये तो आपके विशेषण के प्रकार थे, विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था है, देखते हैं। विशेषण की मूलतः 3 अवस्थाएं हैं बेटा, इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हिंदी में भी है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था का मतलब होता है, ये क्वेश्चन केवल आपको वाक्य शुद्धि में बहुत काम आते हैं। ये जो अवस्था है विशेषण की, जब आप वाक्य शुद्धि करते हैं तब बहुत काम में आते हैं। जब एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतानी है, उत्तरावस्था का प्रयोग होता है जब एक वस्तु की तुलना उसके गुण के आधार पर दूसरी वस्तु से की जाए। क्या मतलब है, जब एक वस्तु की तुलना उसके गुण के आधार पर दूसरी वस्तु से की जाए, केवल एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए तो हम उत्तरावस्था का प्रयोग करते हैं। जब हम एक वस्तु की तुलना समूह में रखी, समूह में सभी वस्तुओं से करें, वस्तुओं से करें, मतलब यह है जब हम एक वस्तु की तुलना समूह में सभी वस्तुओं से करें। जैसे कि राम अपनी कक्षा में सबसे सुंदर लड़का है, तो राम की तुलना हम उत्तरावस्था के रूप में कर रहे हैं। जैसे कि सुंदर, अति सुंदर और सबसे सुंदर, ये हो गया बेटा मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो राम अपनी कक्षा में सबसे सुंदर है, ये नहीं कहेंगे राम अपनी कक्षा में सुंदर है, गलत। राम अपनी कक्षा में सबसे सुंदर है, क्योंकि हमें राम की तुलना कक्षा में जितने भी विद्यार्थी है सबसे करनी है। दूसरा करेंगे उत्तरावस्था में, श्याम मोहन से अति सुंदर है या अधिक सुंदर है। श्याम और मोहन की तुलना हो रही है सुंदरता को लेकर के, तो श्याम मोहन से अति सुंदर है या अधिक सुंदर है। और अगर नॉर्मली कहना श्याम सुंदर है, मोहन सुंदर है, ये लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो सुंदर, अति सुंदर, सबसे सुंदर, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, ये भी है। देखो एवरेस्ट की चोटी उच्च है, केवल हमने एवरेस्ट की चोटी के बारे में बताया। अब हम एवरेस्ट की चोटी और नंदा देवी पर्वत की चोटी की तुलना करेंगे, तो हम आपसे कह सकते हैं एवरेस्ट की चोटी नंदा देवी पर्वत से उच्चतर है या नंदा देवी पर्वत की चोटी से उच्चतर है। और अगर हम एवरेस्ट को सभी चोटियों में से उच्च बताएं तो एवरेस्ट भारत की सभी चोटियों से उच्चतर है, तो फिर ये लगेगा उच्चतम है। एवरेस्ट भारत की सभी चोटियों से उच्चतम है, इसका मतलब क्या है, अब भारत की जितनी चोटियां हैं सभी चोटियों की तुलना हम एवरेस्ट की चोटी से कर रहे हैं। तो समूह में जब हम किसी एक की तुलना को प्रदर्शित करते हैं तो वहां पर उत्तमावस्था, और दो लोगों के बीच हम जब किसी तुलना को प्रदर्शित करते हैं तो उत्तरावस्था यहाँ पर, उत्तमावस्था यहाँ पर, और जब हम किसी एक व्यक्ति की तुलना को प्रदर्शित करते हैं, एक वस्तु की तुलना को बताते हैं, तो वहां पर मूलावस्था का प्रयोग करते हैं। इसी शब्दों के साथ आपका विशेषण की टॉपिक, ये जो विशेषण का टॉपिक था वो खत्म होता है। चलते हैं आगे।
तो अब हमारी जो नई वीडियो होगी वो अगली क्लास में होगी, जहां पर हम आपको क्रिया के भेद, सकर्मक अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, इनके बारे में बताएंगे, वाच्य बताएंगे, उसी के साथ में दोनों टॉपिक मिक्स करके बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो हमारे छात्र आरके ऑफिशियल को नहीं फॉलो किए हैं, आरके ऑफिशियल को नहीं आपने सब्सक्राइब किया, तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हमें भी उसका फीडबैक मिलता जाएगा कि हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कितना अच्छा कंटेंट आ रहा है हमारे लिए। तो ये फीडबैक जरूर दें आप अपने कमेंट्स को लेकर के। जो भी कमेंट्स में समस्या होती है तो वो अभी हम लाइव नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ दिनों बाद आपको लाइव जरूर मिलेगा आपको देखने के लिए, जिसमें आपके कमेंट्स सेक्शन पढ़े जाएंगे। सारी कमेंट की जो भी समस्याएं होंगी वो तुरंत आपका प्रावधान किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।